बहुत प्रयास करते हैं, बार बार सोचते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सील भी टूटते हैं और बहुत से ऐसे जाने अनजाने हम अकुशल कर्म कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो ये ऐसा क्यों होता है कि इतना प्रयास करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते? तो मैं इसमें स्मृति पर बात करना चाहूँगा कि सप्तबोध्यांग में स्मृति का पहला स्थान दिया गया है और पंच धर्मेंद्रियों में इसका तीसरा स्थान है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग में आते हैं तो इसका 7वां स्थान है। ये तीनों विषय ध्यान के ही हैं, चाहे सप्तबोध्यांग हो, चाहे पंच धर्मेंद्रिय हो, चाहे आर्य अष्टांगिक मार्ग हो। जब देखते हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं तो जैसे ही ध्यान के लिए बैठते हैं, उस दिन के प्रवचन में आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी ने कहा था कि चित्त, ये मन कैसा है, एक राक्षस की तरह कहीं से कहीं भटका के ले जाता है और हम विस्मृत हो जाते हैं। और विस्मृति भी कैसी कि जैसे ही बैठे ध्यान में, बैठते ही या तो घर में चला गया दूसरे काम के लिए, ऑफिस में चला गया, खेत खलियान में चला गया, व्यापारी है तो उसके बिजनेस में चला गया, कभी भूतकाल में चला गया, कभी भविष्यकाल में चला गया, वर्तमान में नहीं रह पाता। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? और अगर कंट्रोल नहीं करते तो फिर ध्यान नहीं होता। बार बार प्रयास करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि वर्तमान में रहे, लेकिन नहीं हो पाता। तो फिर क्या किया जाए, कैसे इसको रोका जाए? मेरे साथी हैं, मित्र मुख्तियार सिंह जी कई बार कहते हैं अपनी बातों में कि लोग ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर वाला क्या है? ये चित्त, ये मन, ये ब्रेन जिसे कहता है, माइंड कहा जाता है, यही ऊपर वाला है। ये जब विस्मृत हो जाता है तो सब उलट पुलट होने लगता है। ये विज्ञान हमारा जो है, ये हमेशा अगर सही है तो हम सही काम कर पाते हैं, नहीं सही होता तो सही काम नहीं कर पाते। तो हमें स्मृति को बनाना बराबर रखना पड़ेगा। जब तक हम स्मृति को नहीं बना पाते तब तक कोई भी काम हमारा सफल नहीं हो पाता। और स्मृति भी कैसी कि जिस काम को कर रहे हैं उस काम का हमें सचेतन होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि इसमें बराबर प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, और उसका कारण क्या होता है कि ये जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, छठा मन, ये हमारे शरीर के अंग हैं। इनको बाह्य आंतरिक आयतन कहा गया है, और ये बराबर शरीर से जुड़े हुए हैं और ये बराबर अपना काम करते रहते हैं। आँख का काम देखना है तो वो बराबर देखने का काम करती है, कान का काम सुनना है तो वो सुनने का काम करता है, नाक का काम सूंघना है तो वो सूंघने का काम करती है, जीभ का काम चखने का है तो ब्रश का टेस्ट लेने का काम करती है, और त्वचा का काम स्पर्श का है तो स्पर्श का। और इनके साथ सबके साथ जो छठा है वो विज्ञान जुड़ा रहता है। इनकी अपने अपने विषय हैं। आंख का विषय जैसे रूप है, कान का विषय जैसे शब्द है, नाक का विषय जैसे गंध है, जीभ का रस, त्वचा का स्पर्श और मन का धर्म, अपने अपने विषय हैं। लेकिन ये जब तक काम नहीं करती जब तक इनके साथ विज्ञान नहीं जुड़ता।
और जब विज्ञान जुड़ जाता है तो ये अपना काम करने लगती है। जैसे ही विज्ञान जुड़ेगा, आंख अपने विषय से संपर्क करने लगेगी, उसका स्पर्श होगा, और जब स्पर्श होगा तो उसकी तुरंत पलों का भी लाखवां भाग, जैसे ही स्पर्श होगा वहीं पर उसकी वेदना जगेगी, टच करते स्पर्श करते वेदना जगेगी। और जब वेदना जगेगी तो वेदना वो सुखद भी हो सकती है और दुखद भी हो सकती है, और असुखद और अदुखद भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। तो वेदना जैसे ही जगती है, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है संज्ञा का, वो अपना काम करने लगती है, और वो पहचान करने लगती है कि ये वेदना सुखद है या दुखद है, या सुखद दुखद किसी भी तरह की। और वहीं से प्रपंच शुरू हो जाता है। जैसा ही स्पर्श होगा, स्पर्श होने के बाद संज्ञा ने काम करना शुरू किया, आपका प्रपंच वहीं से शुरू हो जाता है। और वो अगर गलत है तो द्वेष पालने लगता है, भागना शुरू कर देता है उससे दूर दूर दूर। और अगर सुखद है तो राग पालना शुरू कर देता है उससे। ये बराबर निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय के साथ हर एक का इस तरह से ये चलता रहता है। अगर आप आंख से काम करेंगे तो आंख के साथ होगा, कान से अगर शब्द आ रहा है तो शब्द के साथ होगा, अगर गंध आ रही है तो नाक के साथ होगा, अगर चख रहे हैं खा रहे हैं तो जीभ के साथ होगा। ये बराबर होता रहता है और बराबर प्रतिक्रिया चलती रहती है। और जब प्रतिक्रिया चलती रहती है तो उस समय फिर काम क्या करना है कि यदि हम जागृत स्मृति है तब तो हम वहां गलत अकुशल होने से अपने को रोक पाते हैं, और अगर स्मृति नहीं है तो वहां अपने को हम रोक नहीं पाते, और वो गलत की तरफ चले जाते हैं, बहते जाते हैं, उसके साथ निरंतर बहते जाते हैं। तो ये क्रिया जो चल रही है, इसको रोकने के लिए जो सप्त बोधांग में, उसमें जैसे स्मृति का पहला स्थान दिया गया है, और 5 धर्मेंद्रियों में तीसरा, और आर्य अष्टांग मार्ग में 7वां। तो ये जो हम बराबर जब ये चलते रहते हैं तो हम इस पर काम कैसे करें। एक और मैं आपको बताऊं कि मन, ये चित्त जो है जी, हमारा दुष्ट मित्र भी बन जाता है, बन सकता है, और ये कल्याण मित्र भी बन सकता है। अगर विस्मृति में है तो ये दुष्ट मित्र का काम करने लगता है, जो काम नहीं करना चाहिए उसको की तरफ हमें खींच के ले जाता है। सिगाल सूत्र में जैसे कहा है, कल्याण मित्र और दुष्ट मित्र की जो ये है, तो ये दोनों काम करता है। अगर स्मृति हमारे साथ जुड़ी हुई है तो बहुत कल्याणकारी हमारे लिए होता है, और विस्मृति आ गई तो ये वहीं पर हमारा दुष्ट मित्र का काम करने लगता है। तो ये जो बराबर ये चलते रहते हैं, और ये निवरण कोई बाहर से नहीं आते, ये जो बाधाएं हमारे अंदर से ही पैदा होती हैं, ये हम जन्म से लेके आते हैं। जो 3 मूल कलेश हैं, लोभ, द्वेष और मोह, ये बराबर हमारे अंदर रहते हैं, और जब हम इन पर काम करते हैं तो ये कम हो जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हो पाते बुद्धत्व प्राप्त होने से तक। तो ये इन पर जब निरंतर अभ्यास हम करते हैं, जब ये कम हो पाते हैं। और हम देखते हैं कि इसमें इतना ही नहीं है, जब विस्मृत होते हैं तो ये बराबर हमारा नुकसान करते हैं, हमें रुकावट पैदा करते हैं। और रुकावट भी कैसी पैदा करते हैं कि जैसे ही हमने शुरुआत की और अच्छा लगा, लोभ जगा, उस अच्छा जो राग, जो चीज अच्छा वेदना आई, सुखद वेदना आई, तो वहीं हमारा राग जग गया और उसमें आसक्ति पालने लगे।
और बार बार उसको करने का प्रयास करना। इसी तरह से द्वेष जगेगा तो द्वेष से दूर भागने का कोशिश करेंगे। तीसरा है आलस, स्थान मृत जिसे कहा गया। अगर आलस आ गया तो कुछ भी नहीं कर पाते, बार बार प्रयास करते हैं, उत्साह खत्म हो जाना। और इससे भी आगे निकल गए तो फिर शंका कुछ शंका आने लगती है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और उससे भी आगे बढ़े तो 5वें पर जब आ जाते हैं तो विचिकित्सा। तो विचिकित्सा आ जाती, शंका कुशंका। और 5वां जो है वो अशांत मन, विचलितता पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो बाधाएं हमारे में आती हैं, और मैं देखता हूँ कि बार बार हम इस पर काम करते हैं, तभी हम इस पे सफल हो पाते हैं, अदरवाइज इसमें सफल नहीं होता। तो ये जो चीज़ हैं, ये हम कहते हैं कि क्या आँख का बंधन रूप है, या कान का बंधन शब्द है, या जीभ का बंधन रस है, या नाक का बंधन गंध है? नहीं। या उदाहरण देके भगवान समझाते हैं कि ये एक दूसरे के बंधन नहीं है, फिर बंधन है क्या? तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ये दोनों, आँख का विषय रूप है जैसे, कान का विषय शब्द है, तो इनके प्रत्यय से जो राग, छंद राग जपता है, वो बंधन है। जैसे ही अपने विषय से टकराएंगे, तो यहाँ उदाहरण देते हैं कि जैसे एक काला बैल और सफेद बैल दोनों बंधे हुए, एक रस्सी से बंधे हुए, तो वो एक दूसरे के बंधन नहीं है। बंधन तो वो है जो उससे के बीच में जो रस्सी बंधी हुई है, दोनों ने जो रस्सी से बंधे हुए, वो रस्सी बंधन है। इसी तरह से ये जो प्रत्यय से जो ये उत्पन्न होता है राग छंद, ये बंधन बन जाता है। इसको हमें समझने की जरूरत है। तो समझा इसको कैसे समझा जाए? तो इसमें एक चीज है, एक प्रसंग आता है कि शील, समाधि और प्रज्ञा। हम इसको उदाहरण से एक से समझ सकते हैं कि जैसे 3 मित्र हैं, लड़के हैं, एक मजबूत हट कद काठी का है, एक लंबे काठी का है, एक छोटा है, और तीनों एक बगीचे में घूम रहे हैं और एक सुंदर फूल एक ऊपर वृक्ष पे लगा हुआ है, और उस सुंदर फूल को वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई उस फूल तक पहुंच नहीं पाता अकेला, बराबर प्रयास करते हैं, लेकिन एक भी उन तीनों में से कोई नहीं पहुंच पाता। तो वो फिर क्या करते हैं? तो जो मजबूत लड़का है वो झुककर के नीचे खड़ा हो जाता है, दोनों घुटनों की और दोनों कोहनियों के सहारे, और जो लंबा वाला जो लड़का है वो उसकी पीठ पर खड़ा होता है, और जब वो खड़ा उसकी पीठ पर हो जाता है तो जो छोटा लड़का है वो उसको उठा करके और अपने कंधे पर बिठा लेता है, और उस फूल को वो तोड़ लेते हैं। तो ये जो तीनों हैं क्या, किस चीज का प्रतीक? ये तीनों जो हैं, जो कद हृष्टपुष्ट शरीर का जो बच्चा है, अच्छी कदकाठी का बच्चा है, वो है शील, और जो लंबी काठी का बच्चा है, लड़का है, वो हमारी समाधि है, और जो छोटी काठी का जो छोटा बच्चा है वो है प्रज्ञा। तो हम देखते हैं कि जितनी हमारा शरीर पक्का होगा उतना ही हमारा आध्यात्मिक विकास आगे तक चला जाएगा।
उतना ही हम आगे तक बढ़ जाएंगे। अगर हमारा सील पक्का नहीं है, सील टूटते हैं बार बार, तो हम अपना विकास नहीं कर सकते। तो जैसे एक और हम उदाहरण से ले सकते हैं कि जितनी फाउंडेशन मजबूत होगी, जितनी नींव मजबूत होगी, जितनी फाउंडेशन मजबूत होगी बिल्डिंग को, उतना ही ऊंचा आप ले जा सकते हैं। एक रॉकेट उतनी ही ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकता है जितनी मजबूत उसकी फाउंडेशन हो। तो हमने अगर विकास करना है तो अपनी सीलों को पक्का करना, बगैर सीलों को पक्के किए हुए आगे अपना विकास नहीं कर सकते। दूसरा है समाधि। अगर हमारे सील पक्के हैं तो हमारी समाधि भी अच्छी लगेगी। किसी चोर को, डकैत को या ऐसे बदमाश को कहा जाए कि भाई तू ध्यान कर ले, तो मैं समझता हूँ कि आसान नहीं है ध्यान करना, वो नहीं कर पाएगा, वो एकाग्रता मन को नहीं ला पाएगा। वही आदमी कर सकता है जो अपने सीलों में पक्का है, वही मन को साध सकता है। और जब सील पक्का है तो समाधि भी अच्छी लगेगी, ध्यान भी अच्छा लगेगा। और ये निश्चित है कि समाधि अगर आपकी अच्छी लगती है, ध्यान अच्छा लगता है, एकाग्रता आपकी आती है, तो आप दृष्टि, आपकी सम्यक दृष्टि है, उसका विकास हो सकता है। और सम्यक दृष्टि जब आप में पैदा हो गई, प्रज्ञा आपकी पैदा हो गई, तो फिर आगे का रास्ता आसान हो जाता है। जैसे ही आपको प्रज्ञा आएगी, सम्यक दृष्टि का आपने विकास कर लिया, तो आपके जो संकल्प हैं वो अपने आप कुशल होते जाएंगे, वो सम्यक संकल्प बनते जाएंगे। अगर दृष्टि सत्काय है तो फिर सम्यक संकल्प नहीं हो सकता। सम्यक संकल्प जब भी हो सकता है जब दृष्टि सम्यक है, क्योंकि दृष्टि एक मसाल का काम करती है, रास्ता दिखाने का काम करती है। और जब वो आपका संकल्प मजबूत हो गया है, आपका विचार जो फैसला किया है वो मजबूत हो गया है, तो फिर आपकी वाणी पर आएगा और वाणी भी आपकी सम्यक होगी। आप झूठ से भी बचेंगे, आप कठोर बोलने से भी बचेंगे, आप अनर्थ की बातों से भी बचेंगे, और आप इधर उधर की मिलाने से, चुगलखोरी से भी आप बचेंगे। और जब आपकी वाणी सम्यक हो गई तो आपके कर्म अपने आप ही सम्यक होते जाएंगे। और जैसे ही कर्म सम्यक होंगे तो आजीविका अपने आप सम्यक होने। आप हर बात में आपकी दृष्टि काम करेगी, आपकी प्रज्ञा काम करेगी कि मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यह निर्णय लेकर के आगे फैसला करके जब आप आगे, और जैसे ही आपकी आजीविका सम्यक हो जाएगी तो अपने मन पर काम करने लगेंगे, अपनी शरीर पर काम करने लगेंगे कि जो कुशल हैं, जो अकुशल हैं उनको अपने अंदर नहीं आने देंगे, और जो अकुशल पहले से जमा है उनको बाहर निकालेंगे, और जो कुशल हैं उनका अंदर लाएंगे, उनको विकास करेंगे, और जो पहले से हैं उनका संरक्षण करेंगे। ये बराबर व्यायाम प्रयास करेंगे, और वहाँ आपकी स्मृति बराबर काम करने लगेगी, और फिर समाधि आपका सही ढंग से काम करने लगेगी। तो ये बराबर, ये जब आप निरंतर आपका काम चलेगा और करते रहेंगे इस तरह से, तो ये हम अपना विकास कर सकते हैं। तो कई बार मैं देखता हूँ कि संकल्प हमारा पक्का नहीं हो पाता, दृष्टि ठीक है लेकिन संकल्प पक्का नहीं हो पाता। मैं आज एक उदाहरण देकर के इसको, अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार के लोग कैसे होते हैं? एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि फैसला करते, प्लानिंग बनाते हैं कि मैंने ये करना है, लेकिन वो प्लानिंग ही बना करके रह जाते हैं, आगे उस पर आगे काम नहीं करते, आगे नहीं कर पाते। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं कि प्लानिंग बना के काम शुरू करने का प्रयास करते हैं और काम प्रयास भी कर शुरू भी कर देते हैं,
लेकिन कुछ समय बाद उस काम को वहीं छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि काम फैसला भी लेते हैं, काम शुरू भी कर देते हैं और कुछ दूरी तक उस काम को ले जाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी कठिनाई आ गई तो वहीं तुरंत उससे हाथ खड़े कर देते हैं और वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन चौथे प्रकार के जो लोग हैं, जो बहुत बिरले आप जैसे लोग हैं, वो फैसला भी लेते हैं, प्लानिंग भी बनाते हैं, फैसला भी लेते हैं, काम भी करते हैं, और चाहे कितनी बाधाएं आ जाए उन बाधाओं को पार करते हुए जो उनका ध्येय है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। और मैं देखता हूँ दिल्ली केंद्र के मेरे दोनों कल्याण मित्र हैं, ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि और बोधि प्रकाश जी, कि आज इनका प्रयास जो 8वें 9वें महीने में चल रहा है, 22 जून से लगा लीजिए कि फरवरी चल रही है, ये बराबर कितनी ही बाधाएं आ गई, कितनी ही परेशानियां आई इस पीरियड, और बराबर इसको आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं। एक और चीज हम जुड़ते हैं, एक चीज मैं देखता हूँ, मेरे मित्र भाई लोग सभी यहाँ हैं, कि ये तो निश्चित है कि जब हम अभ्यास में आते हैं इसमें, तो हम अपने ऊपर काम करते हैं और उसका फल ये मिलता है कि जो हमारे 5 सील हैं, भरसक हम प्रयास करते हैं कि वो सील हमारे नहीं टूटे, जैसा मैं समझता हूँ और मैं इसको महसूस भी करता हूँ। कहीं अनजाने में कहीं गलती से कोई बात हो गई तो कह नहीं सकता, लेकिन सभी जो मित्र इसमें जुड़ रहे हैं उनके साथ मैं ये कह सकता हूँ गारंटी से कि वो सीलों के मामले में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और आगे भी और बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं रोकते हुए, और आज का विषय मैत्री भावना का विकास का विषय है, अपना पहले आप फैसला कर लें, स्वयं पर करेंगे, पहले तो मैत्री, उसके बाद अपने प्रिय मित्र पर, तीसरा तटस्थ व्यक्ति पर, और चौथा जिनसे नहीं बनती, और 5वें में हम आगे बढ़ेंगे तो पूरे विश्व को हम लेके चलेंगे, स्वयं से लेकर के विश्व तक, पूरे ब्रह्मांड तक। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और